सब पुराना भूल जाऊंगा। मैंने कहा ना, पर्सनालिटी ही नहीं पूरी आइडेंटिटी को बदला जा सकता तो ये रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है? आपने बोला था रीप्रोग्रामिंग हो जाती है पूरे माइंड। तो सर ये जो हिप्नोसिस है ये कैसे काम करती है? हाउ इट वर्क्स? है। हिप्नोसिस वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप दरवाजे खोल देते हो मन के उस जगह के जहाँ पे चमत्कार होता है, जहाँ पे इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है, जहाँ पे एक ऐसा कि हमारा सूरज उगता हो। हिप्नोटाइज करके तो गलत काम भी कराए जाते हैं, ये तो रिस्की भी बहुत होता है। देखो, पूरे समाज में बहुत सारा मिथ पहले हिप्नोसिस को लेकर। हिप्नोसिस एक सिंपल चीज है जिसके थ्रू आप अपने माइंड पावर को एक्सेस कर सकते हो। हिप्नोसिस एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने पावर्स को बढ़ा सकते हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो और मिरेकल्स को रियलिटी बना सकते हो। दुनिया में मैक्सिमम लोग अपनी पूरी जिंदगी 80% ब्रेन का हिस्सा तो उनका अनयूज्ड रहता है और 20% हिस्सा ही हम अपने ब्रेन का एक्सेस कर पाते हैं। लोग ऑफिस में इतना प्रेशर झेल रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, 5 में से 3 लोगों को एंग्जाइटी है, पीर प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, लेकिन उनको ये बात पता ही नहीं। और वो कैसे इस चीज से अपने आप को ठीक कर सकते हैं कि उन्हें ये बात पता लगे और वो अपने आप को क्योर कर पाए? क्योंकि हर ऑफिस में स्ट्रेस है, हर वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है। सर आजकल ना रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और जेंजी के रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। बहुत सारे जेंजी हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो क्या इस हिप्नोथेरेपी से वो ठीक हो सकते हैं? 100% ठीक हो सकते हैं और मैं अगेन फिर से कहूंगा यही एक रास्ता है। तो क्या ये कहना सही होगा ओशो सबसे बड़ा हिप्नोटिस्ट है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहां हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज एंजॉय द कुछ भी शो। मयंक सर, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं थैंक सर यू आप? वेरी मच विराट, आई एम रियली गुड एंड नाइस टू सी यू। थैंक यू सर, आपने हमें इतना समय दिया। आई नो हिप्नोसिस एक ऐसी चीज़ है इसमें आप बहुत ट्रैवल करते हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, बट यू केम टू आवर शो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मोस्ट वेलकम। सर तो थोड़ा अपना हिप्नोटिज्म जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया हिप्नोटिज्म? देखिए, हिप्नोटिज्म मैं खुद एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था। जी। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से मेरे अंदर खुद बहुत सारे डिप्रेशन थे, सुसाइडल टेंडेंसी थी। तो उसी जर्नी में मुझे हिप्नोसिस मिला एंड उस हिप्नोसिस ने मुझे बहुत मदद की उन सारी चीज़ों से बाहर आने में। एंड धीरे धीरे समझते समझते फिर हिप्नोसिस को मैं प्रैक्टिस करने लगा। आई बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ऑफ माई टाइम। एट द एज ऑफ 15 आई बिकेम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। 15 साल में? यस, 15 साल में। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मैं हिप्नोसिस के लिए ही बना था। मैं बच्चों को स्टडीज घर से बाहर नहीं निकलने दिया था सर 15 साल में? यस, मैं स्टडीज़ में ज़ीरो था, स्पोर्ट्स में ज़ीरो था, हर चीज़ में डम था, लेकिन मुझे एक ही चीज़ समझ दिमाग में एंटर करती थी, वो थी ह्यूमन साइकोलॉजी। सो वो जो भी सीखा वो सब कुछ यहाँ पे छपा हुआ है इतने 18 सालों से। तो हिप्नोथेरेपी, मैंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करना शुरू की अनप्रोफेशनली, फ्रेंड्स के ऊपर, फैमिलीज़ के ऊपर एंड ऑल। और उस वजह से फिर मैंने एनएलपी सीखा, एनएलपी में मास्टर प्रैक्टिशनर किया, एंजल थेरेपी की, टेरो कार्ड रीडिंग सीखी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी किया, क्रिस्टल हीलिंग किया। तो इट्स बिन अ जर्नी और 18 सालों से मैं हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 13 सालों से मैं हिप्नोथेरेपी सिखा रहा हूँ, हिप्नोसिस। एंड उसके साथ साथ इन 2015 आई वाज द फर्स्ट हु स्टार्टेड टीचिंग स्टेज हिप्नोटिज्म इन इंडिया। तो मैं प्रोफेशनली स्टेज हिप्नोटिज्म भी करता हूँ और कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे मैं लाइव शोज़ करता हूँ। तो हिप्नोसिस कुल मिला के एक प्रोफेशन तो है, लेकिन पैशन भी है मेरे साथ में। आई लव हिप्नोसिस। लेकिन सर ये हिप्नोसिस जो है ये प्रोफेशन इतना ज़्यादा डिमांड में तो नहीं है, पर फिर सिर्फ हिप्नोसिस ही क्यों? इतने सारे प्रोफेशन थे। देखो, मुझे लगता है कि मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आती है, इंसान का दिमाग समझ आता है, तो बस इसीलिए मेरे लिए हिप्नोसिस है। मुझे और कुछ चीज़ पूछो, शायद मैं पूरा ज़ीरो हूँ किसी भी चीज़ में। बस मैं इसी चीज़ में अच्छा हूँ जो इसको मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया एंड आई लव डूइंग दैट। तो सर ये जो हिप्नोसिस है ये कैसे काम करती है, मतलब हाउ इट वर्क्स? देखो, हिप्नोटिज्म एक चाबी है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। हिप्नोसिस वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप दरवाजे खोल देते हो मन के उस जगह के जहाँ पे चमत्कार होता है, जहाँ पे इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है, जहाँ पे एक ऐसा हो कि हमारा सूरज उगता हो वैसा। बिकॉज हमारा कंट्रोल पैनल हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और हमारे माइंड को, हर इंसान माइंड को कंट्रोल करना चाहता है, माइंड को अपने हिसाब से चलाना चाहता है।
लेकिन वो कॉन्शियस माइंड से कोशिश करता है, लेकिन सारा कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स, फंक्शंस, हमारे थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स, बिलीव्स, हैबिट्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सबकॉन्शियस माइंड। बॉडी का एक एक सेल सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है, और हिप्नोसिस हमें वो ताला, वो चाबी है जिससे वो सबकॉन्शियस माइंड का ताला खुलता है। लेकिन हम इतनी सारी चीजें करते हैं, अपने माइंड को एक्सेस करते हैं, इतनी सारी प्लानिंग करते हैं, तो क्या उसमें हमारा सिर्फ थोड़ा सा ही दिमाग यूज होता है या सारा यूज होता है? देखो विराट, आपको जानकर हैरानी होगी एक चीज़, कि इस दुनिया में जो मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के ऊपर दिमाग कितना यूज़ होता है, आपको पता है कितना यूज़ करते हैं? दुनिया में मैक्सिमम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी 80% ब्रेन का हिस्सा तो उनका अनयूज्ड रहता है, राइट? 80% तो पूरी तरह से ज़िंदगी भर अनयूज्ड रहता है, और 20% हिस्सा ही हम अपने ब्रेन का एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन जितना हिस्सा हम एक्सेस करते हैं ब्रेन का, उसमें से एक एवरेज इंसान मुश्किल से 4 से 5% अपने टोटल माइंड पावर का पूरी ज़िंदगी यूज़ करता है। बाकी सारा का सारा माइंड पावर अनयूज्ड रहता है पूरी जिंदगी। ऐसा क्यों? Yes. मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान जीवन से मृत्यु तक 80% तो यूज ही नहीं करता, अनयूज्ड रहता है पूरा माइंड। 20% जो यूज करता है उसका भी 4-5% ही यूज कर पाता है, बाकी खत्म। बाकी यानी 95% आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। यस, वो हम यूज ही नहीं कर पाते, वो इससे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, हम उन पावर्स का यूज ही नहीं करते। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें हमारी सोसाइटी, हमारी एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली हमारे ब्रेन के लेफ्ट पार्ट के हिस्से में इंटरेस्टेड है। सोशल सिस्टम भी ऐसी चीज़ें कराता है जिससे हम ब्रेन के लेफ्ट पार्ट को यूज़ करते हैं, तो वही डेवलप होते जाता है ज़्यादा। लेकिन जो अमेजिंग पावर्स है हमारे अंदर, कल्पना शक्ति के, इंट्यूशन पावर, पावर ऑफ इंटेंशन के, जिससे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो सारे पावर्स हमारे ब्रेन के राइट पार्ट के राइट हिस्से में होते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं। उसे यूज़ कराना ना स्कूल सिखाती, ना कोई रिलीजियस सभाओं में सिखाया जाता है, ना ट्रेडिशनली हमारे कल्चर में। तो जब हमारे बॉडी का एक नियम है कि मान लो मैं इस राइट हैंड को अगर यूज़ ना करूँ कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक, तो मेरा ब्रेन इसको अनयूज हाइबरनेशन में डालना शुरू कर देता है कि यूज नहीं करना, तो वहां पे मेरा ब्रेन उसको एनर्जी नहीं करता, तो जाम हो जाता है। तो इसी तरह वो सारे सिस्टम जाम हो चुके हैं। पावर्स बहुत सारे, लेकिन हमें पता ही नहीं उसे यूज कैसे करना है। इतनी पावर है हमारे पास, इतनी अनलिमिटेड पावर्स है। हम जैसे एक एग्जांपल दूंगा, मार्वल्स की मूवीज देखते हैं, ओके, और कई बार हम उनको देखते हैं और हमें लगता है कि यार ये ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है, ये लोग जो ये चीज़ें कर जाते हैं एंड ऑल। तो हमें वो सारी मूवी काल्पनिक लगती है कि ये सब कल्पना का नतीजा, इससे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, अगर हम 25-30 साल पहले 90s में हॉलीवुड की मूवीज़ को देखें, जो साइंस फिक्शन मूवीज़ थी, उस समय जो वेपन्स, जो टेक्नोलॉजीज जो बताई जाती थी, हमें उस समय वो कल्पना लगती थी, इमेजिनेशन लगती थी, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं लगता था हमें। लेकिन विराट, क्या उस समय जो टेक्नोलॉजीज, गैजेट्स, वेपन्स बताते थे, कि आज वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत नहीं बन चुके हैं? सही बात। तो आज जो दिखाया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता फ्यूचर की वो हकीकत होगी? तो इंसान का माइंड जो चीज एक बार कल्पना कर ले, उसको आज नहीं कल तो बना ही देगा। कुछ भी, बस जरूरत आन पड़नी चाहिए। देखो, हमें कल्पना की, यार बड़ी सर्दी लगती है, सर्दियों में पानी ठंडा होता है, तो इंसान ने सोचा क्या करे, जरूरत पड़ी, तो जरूरत पड़ने पर क्या हुआ, गीजर का इन्वेंशन हुआ जी। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी, यार ऐसा कुछ मिले जिससे रिलीफ मिले, तो जरूरत आई, तो इंसान के दिमाग ने एसी को इन्वेंट कर दिया। किसी ने पहले उसे कल्पना की अपने दिमाग में कि ऐसा कोई चीज बनाई जा सकती है जिससे हम कुछ रिलीफ मिले, और कल्पना को रियलिटी में बदल दिया। तो मतलब हम जब अपनी कल्पनाओं को एक्सपांड करते हैं, तो हमारे ब्रेन के उन हिस्सों को भी इस्तेमाल करते हैं जो इन चीजों को हकीकत बना दे। तो इसमें सर हिप्नोसिस कैसे काम करता है? अगेन, जैसा मैंने कहा कि हिप्नोसिस चाबी है उन हिस्सों के माइंड की जिसके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। लेकिन हिप्नोटाइज करके तो गलत काम भी कराए जाते हैं, ये तो रिस्की भी बहुत होता है। कहते हैं कि अगर आपको कोई हिप्नोटाइज करा ले तो आपकी वो अपने ऑर्डर से सारे काम आपसे करा लेगा अपने हिसाब से, चाहे विल आपकी हो। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं। हिप्नोटिज्म को लेकर ये सारे मिथ है। देखो, पूरे समाज में बहुत सारा मिथ पहले हिप्नोसिस को लेकर। हिप्नोसिस एक सिंपल चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने माइंड पावर को एक्सेस कर सकते हो। हिप्नोसिस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने पावर्स को बढ़ा सकते हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो, और मिरेकल्स को रियलिटी बना सकते हो।
जैसे कि हम अपनी अपनी हैबिट्स बदल सकते हैं, हम अपने बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। हिप्नोसिस के थ्रू हम अपने आप को कंप्लीटली बदल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं जी। कि आपने बुद्धिस्ट मॉन्क देखे होंगे जो तिब्बत में जी। -15 -20 डिग्री में वो नेकेड मेडिटेशन करते हैं। छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे एक पाँव पे दूसरा पाँव नीज पे रखकर वो खड़े रहते, मेडिटेट करते हैं कई घंटों तक। वो कैसे कर पाते हैं? वो हिप्नोसिस के थ्रू अपने माइंड को सजेशन देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को, खुद को हिप्नोटाइज करके। यस 100% वी कैन डू सेल्फ हिप्नोसिस ऑल्सो। वो खुद को हिप्नोटाइज करके अपने माइंड को सजेशन देते हैं, और सजेशन देने के बाद हमारे माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किसी भी सजेशन को एक्चुअली रिजेक्ट नहीं कर सकता। उस स्टेट में जो सजेशन दे दिया जाए हिप्नोसिस के स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड को, वो उसकी रियलिटी बन जाती है। और बस उसी वजह से हिप्नोसिस मिसअंडरस्टूड किया गया कि वो माइंड कंट्रोल है। वो माइंड कंट्रोल नहीं है। हिप्नोसिस एक्चुअली एक साइंस है। देखो ये सारे मिथ है पहली तो हिप्नोसिस को लेकर कि हिप्नोसिस से कोई किसी से कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं करा सकता। पिक्चरों में तो यही देखते हैं, इसने इसको ये कर लिया, इसने उसको वो कर लिया। नहीं, वही चीज प्रॉब्लम वही तो है कि पिक्चरों में, मीडिया में, सब जगह इनको रियल नॉलेज नहीं था हिप्नोसिस का, और ये उस कारण से हिप्नोसिस को लेकर ये सारा मिथ फैली। जबकि हिप्नोसिस एक साइंस है, मैं कहूँगा इस मदर अर्थ का सबसे पावरफुल साइंस है, जो सबसे मिसअंडरस्टूड किया गया। तो इससे क्या हम सर ये ट्रॉमा और डिप्रेशन भी ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं? एग्जैक्टली। हिप्नोसिस, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी एक्चुअली इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें हम अपने मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस को क्योर कर सकते हैं, हमारे हैबिट्स को बदल सकते हैं। लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो गई, हैबिट्स को बदल सकते हैं। लाइक एडिक्शन हो गया, सुबह लेट उठने की हैबिट, या कोई भी हैबिट हो आपकी, नेल बाइटिंग हो, उस हैबिट्स को बदल सकते हैं। हम अपने माइंड को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर सकते हैं, हमारे बिहेवियर्स को बदल सकते हैं। हमारी ओल्ड बिलीव्स बनी हुई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, में ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, हम वो बदली जा सकती है। मतलब अगर शॉर्ट में कहूँ तो हम पूरे एक इंसान की पर्सनालिटी ही नहीं, उसकी आइडेंटिटी को भी बदल सकते हैं हिप्नोसिस से। यस, बिकॉज जो आप हो, जो आप बाहर रिफ्लेक्ट करते हो, एक्चुअली आपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने बारे में वो मान रखा है, वैसा ही आप बिहेव करते हो। सर ये और अगर मैं आपको हिप्नोटाइज करूं और हिप्नोटाइज करके सबकॉन्शियस में ले जाकर वो सारा डेटा चेंज कर दूं, आपकी इमेज, आपकी पर्सनालिटी को बदल दूं, मैं बदल सकता हूं इमीडिएटली, तो इमीडिएटली आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। मेरी पर्सनालिटी को चेंज करके मैं एक अलग इंसान बन जाऊंगा। बिल्कुल, एकदम अलग इंसान बन जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो सबकॉन्शियसली जो आपने एक्सेप्ट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो आपको बचपन में सिखाया गया उसके थ्रू आप वो बन गए। तो वापस अगर मैं आप हिप्नोटाइज करके रीलर्निंग कराऊं, वो चीज़ें अनलर्न कराऊं, नई लर्निंग कराऊं, तो मैं पुराना भूल जाऊंगा सब। तो आप वो बन जाएंगे। मैं सब पुराना भूल जाऊंगा। यस, वो सब कुछ भुलाया जा सकता है, सब पूरे, मैंने कहा ना, पर्सनालिटी ही नहीं, पूरी आइडेंटिटी को बदला जा सकता है। तो ये रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है? आपने बोला था रीप्रोग्रामिंग हो जाती है पूरे माइंड की। यस, एग्जैक्टली। जैसे हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप को हम फॉर्मेट मारते हैं और नए सॉफ्टवेयर डालते हैं, कुछ इसी तरह हिप्नोसिस के थ्रू पूरे ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो हिप्नोसिस की कुछ टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो तर्क वितर्क लगाता है, लॉजिक लगाता है, जो हमें सजेशन एक्सेप्ट नहीं करने देता, हम उस माइंड को डिटैच करते हैं कुछ देर के लिए, और सबकॉन्शियस माइंड को वाइड ओपन करते हैं। वही जैसा मैंने कहा, वहाँ होता है मैजिक। उस समय हम थीटा ब्रेन वेव एमिट करते हैं, और उस समय माइंड में जो भी डाला जाए, मैं आपको कुछ भी अनलर्न कर सकता हूँ, अनलर्न करा सकता हूँ, और कुछ भी नई लर्निंग करवा सकता हूँ। तो वो हिप्नोसिस की कुछ टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम वो चीज़ें करते हैं। तो मयंक सर, जो आप ये बात कह रहे हैं, तो क्या हम किसी पे लाइव डेमो ये अभी करके देख सकते हैं? तो मैं किसी को बुलाऊं अपनी टीम में से? यस, 100% यू को कॉल। हम हिप्नोसिस को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे वो हमारे माइंड को बदल सकता है। ठीक है सर। और हमें बदल सकता है पूरा। ठीक है। And see. On a count of 3, you will open your eyes. You will feel amazing, powerful, and fantastic. Sleep. Very, very deeply sleep now. Sleep. Now, whatever suggestion I will give you, it will become your reality. Whatever suggestion I will give you, it will become your reality. सेंसिटिव हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा शाई, बहुत एक्सट्रीमली शाई फील करोगे। 1 2 3 eyes open wide awake. Okay. So, Muskan, how do you feel? अच्छा था सर। अच्छा था। Okay. So, Muskan, we are working together here.
Okay. So, why you're making your hand very stiff? So, Muskan, इस room में, are you feeling good? So, what is happening to you? Can you talk me जैसे अच्छे से बात कर सकती हो पहले करती थी वैसे? हाँ सर, हम्म. कर रही हूँ सर, मतलब Okay, then talk to me eye to eye मिला के. अरे Do eye to eye contact and हाईली एनर्जेटिक हो जाएंगे, कंट्रोल के बाहर होगी आपकी एनर्जी और आप सबको मिलना चाहेंगे, बहुत ज्यादा हैंडशेक करना चाहेंगे और जितना सबसे मिलेंगे उतना ही अच्छा महसूस करेंगे एंड यू विल फील ग्रेट. 1 2 3 eyes open wide awake. Oh wow, how are you Muskan? Good. How do you feel? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया लग रहा. कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है. विराट, would you like to handshake with विराट? हेलो सर. हेलो, हेलो अब सर, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर. 10 times ज्यादा एनर्जी, आपको पहले आप बहुत 100 times ज्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल. पहले तो आप बहुत शाई थे, अब ठीक हो? हाँ, वापस लौट आए आप? और क्या सर, दैट्स ग्रेट. टूर लगा के, क्या लगा के? टूर टूर लगा लगा के. टूर लगा के आगे. एंड स्लीप नाउ, स्लीप वेरी डीप. और इस कंपनी की कैमरामैन और हेड कैमरामैन हो और ये बाकी जो लोग खड़े हैं सामने वो आपके एम्प्लॉय है और आपके जूनियर है, लेकिन वो काम कर रहे होंगे तो आपको उनके ऊपर बहुत गुस्सा आएगा और आप उनका काम लेने की कोशिश करोगे. 1 2 3 eyes open wide awake. Okay, so Muskan, yes, so सही से नहीं लगा रहा है. हाँ, क्या हो रहा है? सही से लगाना. सही से लगाना, उसे सही से लगाना नहीं आता. मुझे फ्रेम देखना है. फ्रेम देखना है तुम्हें? आपका हेड कट रहा है. हेड कट रहा है मेरा. ओके, गुस्सा 10 टाइम्स ज्यादा. उसको मत छेड़ो, पहले जैसा ही कर दो वापसी. लुक इनटू माय आईज एंड स्लीप एंड यू विल फॉरगेट कि आप क्या थे. आप पूरी तरह से पॉडकास्टर बन चुके हैं. अब इस रूम में आप सिर्फ पॉडकास्ट लेना है या पॉडकास्ट होस्ट है और मैं गेस्ट हूँ. 3 की काउंटिंग के बाद, आंखें खोलने के बाद आप एक पॉडकास्टर बन जाएंगे और पॉडकास्टर इनफैक्ट बन चुके हैं इस कमरे के. 1 2 3 eyes open wide awake. ओके, सो मुस्कान जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर. बढ़िया. ओके, सो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सो यहाँ पे सेशन रिकॉर्ड करने आए हैं. सेशन रिकॉर्ड करना है. किसका? आपका. आपका. कौन रिकॉर्ड करेगा? आप कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? हाँ सर. हाँ सर. क्या? चलिए पॉडकास्ट कर लेंगे. आप पॉडकास्टर है? हाँ जी, अच्छा, कब से मतलब कर लेती हूँ पॉडकास्ट. पॉडकास्ट कर लेती हो? हाँ जी. आप अपने आप से सेटिस्फाइड होंगे, पॉजिटिव पावरफुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा जबरदस्त तरीके का. यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली. 1 2 3 4 एंड 5 eyes open wide awake. Wow, Muskan, how are you? आई एम गुड. Cool. कूल सर. Thank you very much for joining us, Muskan. मयंक सर, ये क्या था? मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कभी. This is the power of hypnosis. मतलब आई एम शॉक्ड, अमेज्ड और पता नहीं क्या क्या. Yes. जैसा मैंने कहा था कि हम आइडेंटिटी, पर्सनालिटी सब कुछ बदल सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू. मैं इतना हैरान हूँ कि क्या किसी को ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो ये हिप्नोटिज्म करना इंडिया में लीगल है या इलीगल है? सो इट्स लीगल. वर्ल्ड वाइड हिप्नोटिज्म लीगल चीज़ है, लीगल थेरेपी है. आपको हिप्नोसिस में बताऊं तो अमेरिका में 1958 में हिप्नोटिक एक्ट बना था. उसके बाद अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने हिप्नोसिस को एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह एक्सेप्ट किया है. 1893 से प्रोफेशनली प्रैक्टिस होती थी यूके में हिप्नोसिस, और फिर 1953 में उस एक्ट में थोड़े बदलाव किए और हिप्नोटिक एक्ट यूके में भी बना और वहाँ पे भी लाइसेंस प्रैक्टिसिंग होती है हिप्नोसिस की. ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल ने उसे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह हिप्नोसिस को माना है. तो ऐसे कई सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज में, जो डेवलप कंट्रीज है, वहाँ हिप्नोसिस लाइसेंस के थ्रू प्रैक्टिस होती है. बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है. लेकिन इंडिया में भी पहले नहीं था, लेकिन 2003 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी हिप्नोटिक एक्ट बनाया और 2003 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी माना कि हिप्नोसिस को क्लिनिकली प्रैक्टिस किया जा सकता है
लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, लोगों के डिप्रेशन एंग्जाइटी को भगाने के लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स को रिमूव करने के लिए, ट्रॉमास रिमूव करने के लिए, हैबिट्स चेंज करने के लिए, बिलीफ्स चेंज करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो इससे सर जितनी भी हमारी मतलब ट्रॉमा है या डिप्रेशन है ये ठीक हो जाता है? बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि हिप्नोसिस इज द ओनली वे अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। जिससे कि ये डिप्रेशन और ट्रॉमा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। 100%। देखो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन, एक चीज समझो, बहुत सारे नेगेटिव इमोशन धीरे 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 बढ़ते चले गए हमारे इकट्ठे दिमाग हो में, रहे हैं। ठीक है? एक एक बूंद करके घड़ा बना। अब एक मोमेंट पे घड़ा पूरा भर जाता है तो फिर छलकने लगता है, तो वो डिप्रेशन का फॉर्म आता है। या तो फिर कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नेगेटिवली बैंक किया आपको और आप डिप्रेशन में चले गए। अब वो मन का एक इंप्रेशन है, डिप्रेशन एंग्जाइटी के मन का एक इंप्रेशन है, उसको दवाई से कैसे क्योर करोगे आप? असंभव है। तो क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड होते हैं वो इंप्रेशन माइंड में, तो और सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का सबसे बेस्ट वे वर्ल्ड का जो है वो है हिप्नोसिस। तो फिर हिप्नोसिस के थ्रू माइंड को एक्सेस करके हम वापस उन इंप्रेशन को रीप्रोग्राम करते हैं माइंड में, जिससे इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वो उस डिप्रेशन से बाहर आता है। यस, बिल्कुल आसान है। सर आजकल ना रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है हम्म। और जेंजी के रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत सारे जेंजी हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो क्या इस हिप्नोथेरेपी से वो ठीक हो सकते हैं? 100% ठीक हो सकते हैं। और मैं अगेन फिर से कहूंगा यही एक रास्ता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रिश्ते खराब होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपके मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इतनी इतनी पिल्स देते हैं, मेडिसिन खाते हैं और ये सब करते हैं। तो ये सब छोड़ देना चाहिए और हिप्नोथेरेपी एक्सेप्ट करनी चाहिए। देखो मैं मेडिसिन के अगेंस्ट पूरा भी नहीं हूँ। अपनी जगह पे मेडिकल साइंस की अपनी एक रिसर्च है और इमरजेंसी में आपसे मेडिकल हेल्प ही ले सकती हो जो आपको कंट्रोल कर सकती हो। तो आई रेस्पेक्ट दैट साइंस। बट अगेन मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस में मेडिसिन क्योर नहीं कर सकती, वो सिर्फ कंट्रोल कर सकती है क्यों कुछ नहीं? देर के लिए। यस, क्योर मेडिसिन आपकी शरीर पे काम कर सकती है लेकिन आपके मन पे काम नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि हिप्नोसिस के थ्रू, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, जेन जी हो, मिलेनियल हो, बूढ़े हो, हिप्नोसिस के थ्रू माइंड के उस पार्ट को एक्सेस करते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम है और फिर वहीं से रिलीज करते हैं। तो अगेन जैसा मैंने कहा, कई डेवलप कंट्रीज में प्रोफेशनली प्रैक्टिस होती है, गवर्नमेंट लाइसेंस प्रैक्टिसिंग होती है हिप्नोसिस की। इंडिया में थोड़ा साइकोलॉजी का रिसर्च कम हुआ है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा अभी भी लोगों को कम समझ है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ आने लगा है कि मेडिसिन इज नॉट द क्योर। तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, हिप्नोसिस जैसी साइंस है जो आपको इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है, चाहे वो कोई भी मानसिक रोग हो। आपको जानकर हैरानी होगी विराट कि हमारी 90% डिजीज साइकोसोमेटिक होती है। यानी 90% डिजीज हमारे माइंड से पैदा होती है जिसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता। इवन कैंसर के भी 30-40% केसेस में, ब्लड कैंसर के स्पेशली, डिजीज साइकोसोमेटिक पाई जाती है। इट इज आउट ऑफ मेंटल एक्सेप्टेंस एंड स्ट्रेस। और जो डिजीज का ओरिजिन माइंड है उसको आप बॉडी से क्योर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और जो 10% डिजीज का ओरिजिन बॉडी है उसको आप माइंड से क्योर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। So this is how it works. तो मतलब हर चीज का जो इलाज है वो हिप्नोसिस से हो सकता है, प्रैक्टिकली ये माने हम। 90% जो हमारी डिजीज है साइकोसोमेटिक, उनसे हिप्नोसिस से ही इलाज हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं। सर जैसे कि आजकल लोग ऑफिस में इतना प्रेशर झेल रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम झेल रहे हैं। 5 में से 3 लोगों को एंग्जाइटी है, पीर प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, लेकिन उनको ये बात पता ही नहीं है। और वो कैसे इस चीज से अपने आप को ठीक कर सकते हैं कि उन्हें ये बात पता लगे और वो अपने आप को क्योर कर पाए? क्योंकि हर ऑफिस में स्ट्रेस है, हर वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है। देखो ये बात बिल्कुल सही है। शहरों में, वर्क प्लेस पे स्पेशली 5 में से 3 लोगों को मैं कहूंगा लो और हाई एंग्जाइटी से के इशू है जी जो एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं है जी। और उन्हें कोई आइडिया नहीं है। वो फ्राइडे सैटरडे की पार्टी बस उन्हें रियलाइज नहीं करने दे रही, लेकिन वो सीड ना पौधा और पेड़ बनते जा रहा है उनके अंदर और फ्यूचर में उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। कैसे? अब जनरली किसी इंसान को पूछो कि वो बोलता है यार मैं आजकल थोड़ा सा ज्यादा सोचता हूँ, थोड़ा ओवर थिंक करता हूँ। लेकिन आपको पता है ओवर थिंकिंग कितनी खतरनाक रूप ले लेती है अगर उसको एक टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए। क्या डेंजर है। देखो ओवर थिंक करते करते ब्रेन का एक हिस्सा है कोर्टेक्स, जो विचार करता है, डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है, ओवर थिंक करता है। जब हम ओवर थिंकिंग की आदत हम डालते हैं करते करते, जब हम ओवर थिंक करते हैं तो होता है क्या, वो हिस्सा ब्रेन का डोमिनेटिंग हो जाता है। अब वो हिस्सा डोमिनेट करता है तो वो डोमिनेट करता है तो वो ज्यादा ओवर थिंक कराता है।
और ब्रेन का एक हिस्सा एमिगडेमा जो हमें फील करवाता है। तो जब ओवर थिंकिंग हो रही है तो मेरे कॉर्टेक्स हिस्से को लगता है कि भाई ओवर थिंकिंग कर रहा है तो कोई ना कोई खतरा है आसपास, तभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं। बगैर खतरे के तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। सही बात। तो वो एमिगडेमा को कुछ ऐसे सिग्नल भेजता है, एमिगडेमा पार्ट को, और एमिगडेमा मेरी पूरी बॉडी को हमेशा हाई अलर्ट पे रखता है। अब उस ओवर थिंकिंग से क्या होता है पता है, जो जेनजीज मिलेनियन फील कर रहे हैं, एम्प्लॉयज जो है प्रेशर के कारण, वर्क प्रेशर जो है, सबसे पहली चीज उनकी नींद उड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद उनकी हार्ट पल्पिटेशन फास्ट रहती है, आईबीएस हो जाता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, बार बार फ्रेश होना पड़ता है लोगों को, आपके डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लगते हो, आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेंटली सफर कर रहे हो। तो अब लोगों को ये लगता है थोड़ा स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं, दिस इज डेंजरस। ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाती है। और जब कई लोगों को हम देखते हैं झुंझला जाता है, गुस्सा कर लिया, 10 मिनट बाद पता चलता है यार 10 मिनट पहले मैंने ऐसा कैसे कर दिया। वो अपना कंट्रोल खुद लूज करते जा रहे हैं। और वो लोगों ने अगर अभी टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो याद रखना फ्यूचर उनके लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि इतना, और अगेन वो रिलीफ उनको क्या हो रहा है पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जान के हैरानी होगी। उन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जो है, जो आज इतना प्रेशर झेल रहे हैं, जो एक हमारे देश के सेठ कहते हैं 90 घंटा काम करना चाहिए, अगेन आई टेल यू, अगर उन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज से फ्राइडे सैटरडे की रात की ना पार्टी छीन लो, 1 महीने के अंदर उनको डिप्रेसिव या एंजाइटी की सेडेटिव्स पे आना पड़ेगा। तो ये पार्टी से ही कम हो रहा है क्या? पार्टीज कर रहे हैं ये लोग जो सैटरडे संडे, उसी से कम हो रहा है क्या, या उससे- एंजाइटी बढ़ रहा है उससे? उससे तो और बढ़ेगा, नशे से, वो जो ड्रग्स ले रहे हैं, Drugs अल्कोहल ले ले रहे रहे हैं, उससे एक्चुअली वो टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है। टेम्परेरी रिलीफ भी नहीं मिलता उनको, वो चीज भुला देती है थोड़ी भुला देर के देती लिए, है। राइट। तो उनके लिए एक मोटिवेशन होता है मंडे टू फ्राइडे काम करने का, फ्राइडे सैटरडे जम के पार्टी करेंगे। तो वो क्योंकि वहां पे वो भूल जाना चाहते हैं सब कुछ, कि जो भी हुआ ऑफिस में, जैसा भी हुआ, बॉस ने कुछ बोला, मैनेजर ने इंसल्ट किया, जो भी किया, जितना स्ट्रेस है, तो वो इतना खतरनाक स्टेट है जिनको भुलाना चाहते हैं। लेकिन मंडे को वापस आपको वही ऑफिस जाना है। तो वो एक साइकिल है जिसमें वो बंद गए, उस लूप में ऐसा बंद है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि कितना खतरनाक है वो। सर, ये जो हिप्नोसिस करते हैं या हिप्नोथेरेपी करते हैं, किस पे ज्यादा असरदार होती है, मेल पे या फीमेल पे? ऐसा कुछ भी नहीं होता। हिप्नोसिस एक नेचुरल फिनोमिनन है। हर इंसान चाहे ना चाहे रोज हिप्नोसिस की सैकड़ों बार हिप्नोसिस के स्टेट में जाता है, डेली। रोज? हाँ, मैं नेचुरली भी? जाता है। यस, आप भी। अपने आप से ही? यस, नेचुरली अपने आप से जाते वो हो। कैसे? यस, बिकॉज देखो, अगेन हिप्नोसिस कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टेट नहीं है। कई बार मान लो आप ऑफिस से निकले, घर की ओर पहुंच रहे हो, घर के नजदीक पहुंच गए, पता चला यार आज पिछले 5 मिनट तक मैं कहाँ था, वो रोड मैंने कब क्रॉस कर दी पता ही नहीं चला। हाँ, ऐसा होता है, होता है? बहुत बार होता है। इवन हम ड्राइव करते हैं या कहीं जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली सोच कुछ रहे होते हैं माइंड में, बट हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और पहुंच के हमें पता लगता है हम पहुंच गए हैं। हाँ, पहुंच गए। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। यस, दैट यू आर इन हिप्नोसिस स्टेट, यू आर इन हिप्नोटिक स्टेट। बट हाउ? अगेन उसे ट्रांस स्टेट कहते हैं। हमारा ब्रेन पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं था। गाड़ी चलाना काम एक सबकॉन्शियस स्टेट है। आप कॉन्शियसली गाड़ी नहीं चलाते। पहली बार जब आपने गाड़ी चलाई, अपने कॉन्शियस माइंड से चलाई, लेकिन जब भी हम कोई काम रिपीटेडली करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस काम को सबकॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर कर देता है। अब वो काम ऑटोमेशन पे चला गया है। अब आप बातें करते करते आपको घर का रास्ता याद करने की जरूरत नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली लेके जाता है आपको वहां पर, ठीक है। तो अब वो भूल क्यों जाते हैं? बिकॉज आप सबकॉन्शियस स्टेट में चले गए थे। आप ट्रांस स्टेट जिसे हम कहते हैं, ट्रांस में थे, आप पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं थे। तो ट्रांस में आपने गाड़ी चला के घर तक पहुंच गए आप। कई बार आप रूम में एंटर करते हो, यार मैं क्या लेना था, रूम में क्यों आया हूं? हाँ, ऐसा होता है। दैट इज हिप्नोटिक स्टेट। आप कोई किताब पढ़ते पढ़ते 15 मिनट खो गए, 15 मिनट की जगह बोले 15 मिनट पढ़ूंगा, और आप 2 घंटे तक पढ़ते रहे और आपको पता ही नहीं चला 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। हिप्नोसिस। आपने इंस्टाग्राम का एक मैसेज रिप्लाई देने के लिए इंस्टाग्राम खोला, लेकिन 20 मिनट तक रील स्क्रॉल करते रहे, बाद में पता चला बस साला 20 मिनट हो गया। दैट वाज हिप्नोसिस। तो सर, ये जो मास में हिप्नोसिस करते हैं लोग बात करके, ये कैसे करते हैं? मास में भी हिप्नोसिस होती होगी? देखो, इसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं, मैनिपुलेशन। जैसे जैसे कई सारे रिलीजियस लीडर, पॉलिटिशियंस, अब देखो एक इंसान के कितने करोड़ों फॉलोवर्स होते हैं। हम देखते हैं वो कितनी गलत बातें भी करते हैं, तभी लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अंधविश्वास।
अंधविश्वास ले लो, पॉलिटिकल फिगर्स को ले लो, रिलीजियस फिगर्स को ले लो, तो वो एक्चुअली जाने अनजाने वो डार्क साइकोलॉजी हिप्नोसिस का यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पर लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को वो हैक कर देते हैं। थोड़ा समझाएंगे इसे? देखो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक इमोशनल माइंड है, कॉन्शियस माइंड एक लॉजिकल माइंड है, और वो तर्क से आप किसी को जीत नहीं सकते हैं, नहीं जीत सकते। क्योंकि आप तर्क दोगे, सामने वाला दूसरा तर्क देगा, आप तीसरा दोगे तो चौथा तर्क देगा, तर्क का कोई अंत नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, आपको भावनात्मक मुद्दों को टच करते हैं आपके सामने मंच पे, जो आप जिससे आप इमोशनली जुड़े हुए हो। वो इमोशनल पार्ट किसका है? सबकॉन्शियस माइंड। माइंड का। तो अब जैसे वो इमोशनल मुद्दे को छूते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को छूते हैं, तो कॉन्शियस फिल्टर साइड चले जाते हैं, और फिर आपके भावनात्मक मुद्दों को छू कर फिर आपसे वैसे वैसे काम करवा देते हैं, वैसी वैसे बिलीफ आपके अंदर बना देते हैं, जो आप कुछ टाइम पहले नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने आपके इमोशंस को छुआ है और कुछ ऐसी राइट टेक्निक्स यूज़ की है कि जिससे आपके माइंड को सजेस्ट किया जा सके, और सच बात कहूँ तो एक्सप्लॉइट किया जा सके आपके इमोशंस को। ठीक बात है। और उसके बाद वो कई बार आप अपना ही नुकसान कर देते हो, लेकिन आप एक ऐसे हिप्नोसिस स्टेट में होते हो कि आपको खुद को पता नहीं चलता। एक ट्रैप में ऐसे फंसे हुए होते हैं। यस, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो एक बार उसने अपने हाथ में ले लिया, तो सबकॉन्शियस को फिर जो सजेशन देता है वो सच मानता है। आप नोटिस करोगे, ऑडियंस को भी बोलूंगा नोटिस करना, कि जो भी लीडर्स को आप फॉलो करते हो, चाहे वो किसी भी वे के लीडर हो, आपके कंपनी के लीडर हो सकते हैं, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, मतलब पॉलिटिकल, जो भी, नोटिस करना वो आपके इमोशंस को सबसे पहले आकर छूते हैं। तो एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो इमोशन को टच करेगा, तभी आगे कुछ मासेस को कंट्रोल कर पाएगा। तो क्या है ये लॉजिक, ये देखो, लॉजिकल बात नहीं करते, वो लॉजिक से आपको कभी कन्विंस नहीं कर सकते, इमोशन से ही करते हैं। यस इमोशन से ही जीत पाएंगे। यस। तो क्या ये से कहना सही होगा कि ओशो सबसे बड़े हिप्नोटिस्ट थे? उन्होंने सबसे बड़ा, मतलब वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते थे। आज भी उनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने मास में लोग उन्हें मानते हैं, और मतलब ओशो के पीछे आज भी लोग पागल हैं। तो क्या उनसे बड़ा कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता था? देखो, ओशो के बारे में मैं कहूँ तो ओशो जैसी महान आत्मा मैंने इस धरती पे कोई नहीं देखी। मतलब जो ज्ञान उन्होंने दिया, वो ज्ञान ना गीता में है, ना कुरान में है, ना बाइबल में, कहीं नहीं है। उन्होंने जो ज्ञान दिया वो एक्चुअली प्रैक्टिकली लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। तो वो हिप्नोटिस्ट तो नहीं थे, एक तरह से आप हिप्नोटिस्ट कह सकते हैं, कि जिनको लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, जिनकी बात मानते हैं। पर्सनली मेरे जीवन में ओशो को लेकर बहुत सारे बदलाव है उसके लेक्चर्स को सुनकर। तो मतलब वो एक हिप्नोसिस प्रोसेस ही हुआ। हिप्नोटिज्म का मतलब है सजेशन कोई आप दो और सामने वाला उसे फॉलो कर रहा है, उसे हिप्नोसिस का प्रोसेस कहते हैं। तो इन दैट वे ओशो को हिप्नोटिस्ट कहेंगे, लेकिन प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट नहीं कहेंगे। ठीक है। तो ओशो ने खुद हिप्नोटिज्म को बहुत प्रमोट किया था। ओशो खुद कहते थे हिप्नोटिज्म एक इतना पावरफुल टूल है कि अगर राइट वे में यूज किया जाए तो आपको मेडिटेशन के लिए, आपके स्पिरिचुअल के लिए एक बहुत पावरफुल पाथ होता है, वो पाथवे, मतलब पहुंचने का। ओशो ने यह भी कहा था कि अगर हिप्नोसिस को आप यूज करते हो मेडिटेशन में, तो आपकी प्रोग्रेस लीप एंड बाउंस में होती है, यानी कि आपकी जन्मों जन्मों की जर्नी शॉर्ट हो जाती है इफ यू यूज हिप्नोसिस इन मेडिटेशन। क्योंकि ओशो की जो बातें हैं, लोग उसे मतलब अंधों की तरह फॉलो करते हैं। कि अगर मैंने जितना भी देखा है, और लोग इवन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि वो अपनी टाइम से 100 साल आगे की बात करते थे, जो आज लोग मानते भी हैं कई लोग। क्या ये सही है? ओशो 100 साल भी नहीं, आप देखो, वो तो हर महान व्यक्तित्व अपने समय से आगे ही होगा, क्योंकि मासेस नॉर्मल होती है। बुद्ध और महावीर भी अपने समय से कहीं आगे थे। जब वो जिंदा थे तब भगवान नहीं थे, भगवान बाद में बने। जीसस भी जिंदा थे तो भगवान नहीं थे, उनके मरने के 300 साल बाद भगवान बने। तो हमेशा से वो महान व्यक्तित्व एक अलग हायर डायमेंशन में, हाई एनर्जी से, तो समय के आगे की बात समझते थे। और मैं 100 साल नहीं, वो तो 500 साल आगे की बात कर गए ओशो। तो वो उनकी गहरी समझ थी। और अगर ऐसा देखे ना, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आगे की बात कही। उन्होंने कुछ ट्रुथ ऐसे रखे, वो रख दिए, जो ट्रुथ थे वैसे जैसे बोलने थे बोल दिए। मेरी जिंदगी का एक किस्सा बताऊं कि ओशो के जुड़ने का मेरे लिए क्या था, एक हुक क्या था जी। लोगों को हमेशा ओशो के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे। एक दिन मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, और उसमें ओशो का ओशो के कुछ आते थे राइटअप्स एंड आर्टिकल्स। तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ओशो को एक इंसान ने सवाल किया। ओशो बताते थे
कि भाई आपको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना है तो आपका ईगो नहीं होना चाहिए, आपको झुकना चाहिए। जितना झुकते हो आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हो। प्रोग्रेस कर। तो तो एक इंसान ने कहा वहाँ पे कि देखो भगवान आप कहते हो कि झुकना चाहिए, मैं तो रोज़ सुबह सुबह उठता हूँ, माँ बाप के पाँव छूता हूँ, फिर मंदिर में झुकता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं तो हर जगह झुकता हूँ, घर के मंदिर में, फिर हमारे कॉलोनी के मंदिर में जाता हूँ, मैं तो झुकता हूँ, तो मेरे अंदर तो ईगो नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर तो ईगोलेसनेस है फिर तो ओशो अपने चित परिचित अंदाज में कहते हैं, अरे मूर्ख आदमी तू सुबह उठता है, अपने बड़ों के पाँव छूता है, झुकता है, मंदिर में झुकता है, सब जगह झुकता है, तो इससे क्या तेरा ईगो कम हो रहा है? ले नहीं, तेरा ईगो बढ़ रहा है। ईगो बिल्कुल सही तेरा बात है। ईगो तेरा तब गिरेगा जिस दिन तू अपने से छोटे के पाँव छूकर दिखाएगा। दिखाएगा। तो अब उस बात को मैंने पढ़ा तो आई वाज लाइक यार ये बात तो बहुत लॉजिकल है, मतलब इट्स सो लॉजिकल कि मतलब मैं बड़े को पाँव छूकर तो मेरा ईगो बढ़ रहा है कि मैं तो बड़ा संस्कारी हूँ, मैं आ रहा है, किसी छोटे के पाँव में कैसे छूऊं? ईगो बीच में आएगा, मतलब आएगा। ईगो है। ईगो है। तो दैट हुक्ड मी। तब मुझे लगा कि इस इंसान को पढ़ना चाहिए, इसने तो कुछ अमेजिंग, मतलब वो सोच के बाहर की बात कर दी एकदम। देन आई स्टार्टेड यू नो रीडिंग अबाउट ओशो एंड ऑल एंड इट चेंज्ड माय लाइफ रियली। सर एक सवाल है मेरा थोड़ा हटके कि आजकल लोगों की जो सेक्सुअल हेल्थ है वो बहुत अफेक्ट हो रही है या बहुत परेशानी हो रही है, तो उसको हिप्नोटिज्म से कैसे ठीक किया जा सकता है, हिप्नोथेरेपी से? देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि स्ट्रेस हम लेते हैं, आज के लाइफ स्ट्रेस बहुत एम्बिशियस हो स्ट्रेसफुल गई, हो ठीक है? गई। और मैं आपको बता दूं इंडिया में मिड 30s में मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना शुरू हो चुका, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। जी जी, हमारे देश में बात नहीं करते लोग इसके बारे में, बट ये सच है क्योंकि अभी भी हम टैबू मानते हैं इन चीज़ों सही को। बात है। तो स्ट्रेस क्या होता है? जब हम स्ट्रेस लेते हैं, ये सारा खेल हमारे ब्रेन केमिकल्स और हॉर्मोन्स का है। तो हमारा ब्रेन कोर्टिसोल नाम का केमिकल सिक्रीट करता है जो नसों में जाके जम जाता है और वो हमारी सेक्सुअल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो देखो आपका जो सेक्सुअल हेल्थ है ना कंप्लीटली आपके माइंड से है। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। इमेज आपको कोई ब्यूटीफुल लेडी की इमेज आप अपने ब्रेन में बनाते हो, इरेक्शन कहाँ होता है? बॉडी में होता है। तो इमेज यहाँ नहीं बनेगी तो बॉडी वहां पे काम नहीं कर पाएगी। सही बात है। तो आपका सेक्सुअल पूरा जो हेल्थ भी है ना वो भी 100% आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार लोगों को लगता है कि दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग ऑन बेड, एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर टीनेज से गुजरे होते हैं, वहां पे लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाए, तो उनके दिमाग में वो चीज बैठी कि आई एम नॉट लॉन्ग लास्टिंग। और हमारे समाज में वो होता है ना कि मेल को तो वो होना चाहिए लॉन्ग लास्टिंग, मर्द होना चाहिए, वो चीज खतरा साबित हो गई। अब जब वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो दिन ब दिन गिल्ट में जाता है, एम आई नॉट गुड इनफ, ऐसा करके तो वो उनकी सेक्सुअल हेल्थ को बिगाड़ देती है। लेकिन अगर हिप्नोटाइज करिए किसी को और उसके बाद उनकी सेक्सुअल हेल्थ पे वर्क करो, उनके इरेक्शन पे वर्क करो, उनके माइंड को सजेशन दिया जाए यू आर गुड इनफ, तो आप पाएंगे कि वो सेक्सुअली भी बहुत बेहतर होते जाएंगे, बिकॉज इट हैज टू डील विद योर माइंड ओनली। सर जैसे हमारे आसपास जो लोग होते हैं, जैसे हम रोज तकरीबन 50 या 100 लोगों से बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में वो कुछ बात बोलते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में कुछ आप कह लीजिए कि सकारात्मकता आती है या नकारात्मकता आती है। तो वो हिप्नोसिस में कैसे काम करता है कि जितनी हम बातें सुनते हैं वो हमारे दिमाग में बैठती जाती हैं, वही क्या स्ट्रेस का कारण बनती है और उनको कैसे ठीक किया जाए? एक नॉर्मल इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में उसे कैसे ठीक कर सकता है? देखो आप जिस माहौल में रहते हो, आप जो देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, जिस माहौल में रहते हो, रिपीटेडली जिस माहौल में रहते हो, आपका दिमाग उन बातों से हिप्नोटाइज हो जाता है। एक छोटे बच्चे को मान लो भले इंटेलिजेंट है, लेकिन आप उसे क्रिटिसाइज करते करते बड़ा करो, उस क्रिटिसिज्म से उसका दिमाग हिप्नोटाइज हो जाएगा, बड़े होते होते उसकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी पूरी तबाह हो जाएगी। एक बच्चा भले डफर है, लेकिन अगर उसने छोटी छोटी अचीवमेंट की है, उस जगह पे अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हो जाकर, और तूने तो कमाल का काम किया, तो उस अप्रिशिएशन से उसका दिमाग हिप्नोटाइज हो जाता है और बड़े होते होते उसकी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट और पावरफुल हो जाती है। तो इन दैट सेंस हमारे माहौल का फर्क पड़ता है। जो रिपीटेडली हमारे ब्रेन में आसपास चल रहा है, हमारा ब्रेन उससे हिप्नोटाइज हो जाता है। तो वो हिप्नोटिक प्रोसेस ही है। देखो 2 तरह से हिप्नोसिस होता है, एक तो रिपीटेशन से जी, कि आप जो भी काम रिपीटेडली करते हो आप उससे हिप्नोटाइज हो जाते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। ह्यूमन साइकी का नियम है कि मैं
अपने ब्रेन को जो बार बार दिखाऊंगा, मेरे साइकी को लगता है कि मेरे मालिक को इसकी ज़रूरत है, वो उस चीज़ को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र कर देता है परमानेंट बेसिस पे। जैसे आपने गाड़ी पहली बार चलाई, नहीं चला पाए, रिपीटेडली चलाने की कोशिश की, तो साइकी को समझ आया कि रिपीटेडली डालना है, परमानेंट डालना है, तो परमानेंट हो गई। और दूसरा रास्ता है हिप्नोसिस, कि जो लर्निंग आपको करा दी लोगों ने बचपन से, अपने घर की नेगेटिव माहौल, ये सब। देखो 7 साल की उम्र तक ना हमारे पास कोई कॉन्शियस माइंड नहीं होता। 7 साल की उम्र 7 ईयर्स की एज तक हम पूरा सबकॉन्शियसली वर्क करते हैं, कैसे? बिकॉज लेफ्ट ब्रेन जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, हुआ नहीं होता है। हम्म, 7 ईयर्स की एज तक पूरा का पूरा ब्रेन हमारा सबकॉन्शियसली वर्क करता है, और हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं 7 साल की उम्र तक, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है विदाउट एनी फिल्टर। अब उस बच्चे को जैसा माहौल दिया गया, उस माहौल से उसका दिमाग हिप्नोटाइज हो गया और वो उसकी आइडेंटिटी बन गई। फॉर एग्जाम्पल देखो, उसके बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं। एक रिलीजन, इंसान को लॉजिक भी नहीं है, तर्क नहीं है, पूरी तरह समझ नहीं, उससे पहले भी वो अपने रिलीजन को सबसे बेस्ट मानता है, क्योंकि जो ही उसने बचपन से देखा है। दूसरा, आप ये नोटिस करोगे कि पॉलिटिकल जो चॉइसेस होती है एक बच्चे की, वही होती है जो उनके पेरेंट्स की और माँ बाप की होती है। ट्रू। वो कितना बड़ा इन्फ्लुएंस करता है दिमाग को, सोचो, जो उस माहौल में, क्योंकि उसने जो देखा उसके लिए वो सही है। वो सही है। लेकिन उसका खुद का दिमाग चले 7-8 साल 10 साल से पहले, लॉजिक पूरा डेवलप हो उससे पहले उसने वो सब देख लिया है, तो वो उनके दिमाग का प्रोग्राम बन गया। तो या तो अब वो प्रोग्राम बन गया है, तो अब प्रोग्राम या तो हिप्नोटाइज करो, डायरेक्टली उस प्रोग्राम को एक्सेस करो, रिमूव करो, या नया प्रोग्राम डालो, या जो नेगेटिव प्रोग्राम हो चुका है उसको ऑपोजिट रिपीटेशन डालो, एंड यू विल बिकम लाइक दैट। यानी अब रिपीटेडली जो भी करेंगे, ऑडियंस को मैं एक चीज टिप देना चाहूंगा कि कई लोग बोलते हैं आपको माइंड के ऊपर काम करने के लिए ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, तब होता है। मैं कहता हूं बिलीफ और ट्रस्ट की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन की जरूरत है। अगर रिपीटेशन करेंगे तो वो काम जरूर होगा, अगर आपको 1% भी उस पर भरोसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और आप कॉन्फिडेंस के एक सजेशन अपने दिमाग को 21 दिन लगातार दो, और आप भले ही एक साथ बिलीव करो कि ये होगा ही नहीं, लेकिन रिपीटेशन एक लॉ है। कई सारी ऐसी चीजें जो आप बिलीव नहीं करते थे, लेकिन रिपीटेशन के कारण आपकी वो हैबिट डेवलप हो गई। वैसे ही आप कुछ भी अपने अंदर डाल सकते हो थ्रू रिपीटेशन। इतना पावर है रिपीटेशन में। तो सर, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या मैनिफेस्टेशन है, ये सही में है या सिर्फ इतने सारे लोग आके बोल रहे हैं पॉडकास्ट में भी, रील्स में भी, कि मैनिफेस्टेशन करो, ये चीज आपको मिल जाएगी? क्या है ये? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट्स अ क्वांटम फिजिक्स, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उन चीजों पे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। जो भी आप इमेजिन करते हो, महसूस करते हो, एक वाइब्रेशन के फॉर्म में इस यूनिवर्स में बाहर जाता है, और उससे लगती हुई सारी चीजें आपकी जिंदगी में एक मैग्नेट की तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट करता है। तो लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी वेरी पावरफुल साइंस, पर तब तक जब तक उसे राइट वे में यूज किया जाए। वो कैसे करेंगे? क्योंकि मैक्सिमम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो बात कर रहे हैं आज की तारीख में, उससे एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हो नहीं रहा है, और नहीं होने के कारण लोग और ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। ज्यादातर लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की जी। थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव, बट वो एक मिथ है। वो कैसे? क्योंकि थॉट आपके कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, ठीक है। विचार आप कितना भी पॉजिटिव करो, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके पैराडाइम्स और प्रोग्राम नेगेटिव है, तो आप अट्रैक्ट नेगेटिव ही करोगे, भले आप कितना भी पॉजिटिव सोच लो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई वेबिनार आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैंने अटेंड किया। अब मैंने वहां सीखा कि सोचने से मेरी जिंदगी बदल जाती है, विचार करने से। लेकिन वो विचारों को मैं बाहर आके जब उस वर्कशॉप के, वेबिनार, सेमिनार्स के बाहर आके करता हूं, तो रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि मेरे बचपन की इतनी सारी प्रोग्रामिंग जिससे मैं हिप्नोटाइज हो रखा हूं सबकॉन्शियसली, उसको नहीं बदलूंगा तो कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है, 90% सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड तो हमेशा जीतेगा वही। तो जो हम हिप्नोटाइज हुए हैं जिन चीजों से, उसे डी हिप्नोटाइज होना पड़ेगा, या फिर दूसरी चीजों को प्रोग्राम करना पड़ेगा, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए ढंग से काम करेगा। नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो वो हमेशा पॉजिटिव कुछ भी सोचो, आपका कॉन्शियस माइंड कुछ और सोचता है, सबकॉन्शियस कुछ और सोचता है, बॉडी एक्शन कुछ और ही लेती है, रिजल्ट कुछ और ही आता है।
और आप फिर सोच में पड़ जाते हो यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही में काम करता है कि नहीं भी करता। सही बात। सर एक चीज मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड भी है, जब उसके साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा होता है तो वो भगवान के मंदिर भी जाता है, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, सब कुछ करता है। जैसे ही कुछ बुरा होने लगता है तो उसको लगता है सब भगवान ने किया, सब इसी की गलती है, जब ये है तो हमारे साथ सही क्यों नहीं कर रहा, तो वो उसकी जो बिलीफ है वो कम हो जाती है। तो अब इसको क्या कहेंगे? देखो खेल सारा बिलीफ का ही है और फियर का है। देखो कुदरत को हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं आपको सच बताऊं, कुदरत भगवान परमात्मा जो भी बोल दो, कुछ साल पहले कोई इंटरेस्ट नहीं, एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है, सच बताऊं। ऐसा क्यों? देखो अगर कुदरत भगवान परमात्मा होते तो ना ये रेप होते, ना ये आतंकवादी हमले होते, ना ये प्लेन क्रैश हो रहा होता। अगर ये होते तो सच में, अगर भगवान कंट्रोल कर रहा होता या परमात्मा सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता तो परमात्मा इतना दुख क्यों देता जीवन में? सही बात। और जो दुख देता है, मैं मानता हूँ वो दुखी इंसान होगा, वही दूसरे को दुख देता है। क्योंकि जब अगर मैं किसी दिन अच्छे मूड में हूं तो मेरा कोई एम्प्लॉय कुछ गलती भी कर रहा है तो मैं इग्नोर कर दूंगा। किस दिन मैं अगर बुरे मूड में हूं तो मेरा एम्प्लॉय ने सही भी किया तो भी मैं डांट लगा दूंगा क्योंकि मैं बुरा फील कर रहा हूँ। ऐसे क्यों नहीं किया? तो दुनिया में इतना दुख और दर्द है तो परमात्मा दुख और दर्द देने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, हैप्पीनेस देने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ साल पहले मैं एक सीरिया का वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक घर पे ब्लास्ट हुआ, मिसाइल गिरी जी। वहां के जो पति पत्नी थे, वो हस्बैंड वाइफ, वो मर गए। उस वीडियो में घर ध्वस्त हो गया, लेकिन एक 1.25 साल की बच्ची थी खाली, उसे नहीं समझ आया मेरे माँ बाप मर गए। लेकिन जब वो उनके छाती पे बैठकर उसको टच कर रही है, वो सोच रही उड़ जाए, वो रो रही थी। वो वीडियो देखकर मैं भी बहुत दिन तक इमोशनल रहा। तो उस दिन मुझे समझ आया कि कुदरत को एक्चुअली हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको फंडिंग मिले तो उस फंड से आप मिसाइल बनाओ, आतंकवाद बना के ये चीजें करो, लोगों को बर्बाद करो, तो भी कुदरत रोकने नहीं आने वाली। और वही फंडिंग से किसी को एडुकेट करो और उसकी जिंदगी बना दो, तो भी कुदरत रोकने नहीं आ रही। उसको आपसे कोई लेना देना है ही नहीं। तो भगवान की बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं, उनकी उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो जो करेगा वही होगा। तो हमें फिर सब कुछ मानना पड़ेगा कि भाई रेप उसकी मर्जी से हुआ, ये एक्सीडेंट उसकी मर्जी से हुआ, आतंकवाद उसकी मर्जी से हुआ। सही बात। लेकिन ये ह्यूमन चॉइसेस है। हाँ, ये बात भी सही है। तो ये जो अच्छा हो रहा है वो हमारी चॉइस से हो रहा है, जो बुरा हो रहा है हमारी चॉइस से हो रहा है। नेचर, कुदरत, भगवान को उससे कोई लेना देना है ही नहीं। अगर परमात्मा कुछ कंट्रोल कर रहा होता तो सबसे पहले नेगेटिविटी को कंट्रोल करता इस दुनिया की। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। ऐसा तो हो नहीं रहा। दिन ब दिन नेगेटिविटी दुनिया में बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये इस माइंडसेट से हमें बाहर आना बहुत जरूरी है। तो कैसे आएंगे सर हिप्नोसिस से बाहर? इस हिप्नोसिस हमें चीजों को हमें समझना होगा। हिप्नोसिस हमें राइट बिलीव्स बनानी होगी, क्योंकि रॉन्ग बिलीव्स आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगी। बिकॉज अगर आपने रॉन्ग बिलीफ मान ली कि मेरा परमात्मा मैंने कर दिया, वो सब कुछ करेगा, तो अब आपने रॉन्ग बिलीफ कर ली और आपके साथ मान लो हुआ ही नहीं। आपने बोला कि भगवान के 16 सोमवार कर ले, ऐसा कर ले, वो काम हो जाएगा, और आपका काम नहीं हुआ, तो फिर भी आप आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ ग्रीड या आउट ऑफ नीड उसको बिलीव करते रहते हो, तो वो रॉन्ग बिलीफ है जो आपको सर्व नहीं कर रही है। ठीक बात है। तो यू हैव टू मेक द राइट बिलीव्स जो आपके जीवन को बेहतर बनाए, जो आपको हैप्पीनेस दे, क्योंकि आपका कंट्रोल पैनल आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो तो गॉड नहीं है। तो ये राइट बिलीव्स क्या हुई और कैसे बनाएंगे ये? जो आपको चाहिए एज ए ह्यूमन, जो आपको चाहिए आप उसके ऊपर फोकस करो। एज ए ह्यूमन अंडरस्टैंड करो परमात्मा ने जो हमें शक्तियां दी है, जो पावर दी है, जो अनलिमिटेड शक्ति हमारे अंदर है सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। कुदरत क्यों नहीं इंटरेस्टेड है पता है? भगवान क्यों नहीं इंटरेस्टेड? क्यों? क्योंकि उसने सारे पावर हमारे अंदर डाल दिए। और अब आप बोलते हो भगवान भी हंसता होगा कि साले को सारी शक्तियां दे दी, फिर भी मेरे से आके मांगता है। तो भगवान बोलते भाई तो मांगता ही रहे। कि वो सारी शक्ति आत्मा, हमारे परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे अंदर ही बैठा है। सर आप कुछ मेरे साथ केसेस शेयर करना चाहेंगे जो आपने हिप्नोसिस से ठीक किए हो? कोई ऐसे केसेस जो बहुत ही डिफिकल्ट रहे हो? बहुत सारे केसेस, बहुत सारे। विराट, मतलब मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि 18 साल की पूरी जर्नी है। 2-3 केसेस ऐसे जो आपको याद रह गए हो? अभी एक रिसेंट बताता हूँ। एक लड़का था दीपक करके, यूपी से, एंड 28 साल की उम्र थी, बचपन से स्टैमरिंग करता था।
स्टैमरिंग की वजह से कुछ कर नहीं पाता था, हीन भावना होती थी, कहीं जॉब पे इंटरव्यू भी देता तो पास नहीं होता था। तो अंदर पूरी बिलीफ बन गई नेगेटिव। और हुआ क्या, उसने अपना वर्कशॉप सीखा, सेल्फ हिप्नोसिस किया, और 26 दिन के अंदर उसने अपने स्टैमरिंग को 60 to 70% तक खत्म कर दिया। और फिर वो 15 दिन बाद एक हमारा एक ऑफलाइन इवेंट था, वहां पे आया था 20 दिन बाद, और वहां तक पहुंचने तक उसने अपनी स्टैमरिंग को 80 to 90% तक कंट्रोल कर लिया, और स्टेज पे खड़े होकर माइक पे बोल रहा है। और वो ऑफलाइन इवेंट में इसीलिए आया था पे करके, क्योंकि वो मुझे मिलना चाहता था, क्योंकि वो बोला क्या, इसकी वजह से मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाता था। ये हाल था। ये हिप्नोसिस का ही पावर है। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट दीपक, इट्स अबाउट हिप्नोसिस। एक लड़का बताता हूँ, गाजियाबाद का नितिन, जी। ये सुन के शॉक लगेगा आपको जी। कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे वो मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकला। एक लड़का था जो बचपन में उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ, नाम बदला है मैंने बिकॉज जी। वी कैन अंडरस्टैंड। तो उसके चाचा ने बचपन में उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया। ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा है। अब वो जब सेक्सुअल अब्यूज किया तो बच्चा क्या हुआ कि चाचा ने धमकाया कि अगर तूने किसी को कुछ कहा तो मैं बोलूंगा तू गंदी गंदी हरकतें करता, डराया। तो बच्चा डर गया। अब वो बच्चा नॉर्मल बच्चा था जब था, लेकिन जब चाचा ने उसके साथ 2-4 बार ऐसा किया तो उसको कुछ तो लगा कि समझ पूरी नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। और उस वजह से क्या हुआ कि वो चीज ने उसने अपने अंदर दबा ली। अंदर दबाते दबाते डरते डरते वो डिप्रेशन में चला गया। इतना ज्यादा डलनेस और डिप्रेशन में चला गया कि वो पूरी तरह से स्लो डाउन हो गया। वो ना कुछ काम कर पाता, पढ़ाई नहीं कर पाता बिल्कुल भी, 0 मार्क्स, मतलब जैसे तैसे 5-10 मार्क्स आ गए तो आ गए। फैमिली के पास पैसा अच्छा था, बड़ी शॉप है, कपड़ों का काम बहुत बड़ा है गाजियाबाद में। और वहां से क्या हुआ कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, और पेरेंट्स को भी लगने लग गया कि ये बच्चा डिप्रेशन में चला गया। ना एक पढ़ाई कर सकता है, ना काम कर सकता है, ना किसी से बात कर सकता है। अब उसकी उम्र हो गई थी लगभग 29-30 साल। वो दुकान पे सिर्फ इतना ही काम करता कि भाई ये कपड़े का बंडल है, यहां से उठा के वहां रख, वहां से उठा के यहां रख, क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हो रही। वो इतना डल और डिप्रेसिव बच्चा था। वो हमारे वर्कशॉप में आया। अब हमारे वर्कशॉप में एक टेक्निक होती है सेल्फ एस्टीम की, कि सेल्फ एस्टीम कैसे इंक्रीज करना। अब वो वर्कशॉप में बैठा था तो मुझे पता नहीं था। अब वो वर्कशॉप भी करके गया। उसके कुछ 3-4 महीने बाद वो मेरे ऑफिस में आया, मेरे साथ बुके और चॉकलेट्स वगैरह लेकर, एंड मुझे बोला सर मैं नितिन हूँ गाजियाबाद से, ऐसा ऐसा करके। तो मैं बोला बताइए। तो बोले सर मैं आपके उस बैच में था। तो मैं बोला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, समटाइम्स यू डोंट रिमेंबर। जी। तो उसने बोला बहुत वो ये था। तो फिर उसने शेयर किया कि सर ये मेरी स्थिति ये थी, और अब आपको मैं स्थिति बताऊं जो आपने हमें सेल्फ हिप्नोसिस की, सेल्फ एस्टीम की टेक्निक बताई थी, वो टेक्निक को जब मैंने किया वर्कशॉप में तो मेरे अंदर कुछ झंझनाहट हुई, बदलाव हुआ। बोले मैं इंटेंसिटी खो चुका था उस डर के मारे, लेकिन पहली बार इतने सालों बाद मेरी बॉडी में कोई इंटेंसिटी फील हुई मुझे। और उसकी वजह से मैंने वो टेक्निक को लगातार किया, आपकी टेक्निक को, क्योंकि मुझे उसने लाइवली फील करवाया। तो मैंने लगातार किया उसको। और सर उसको लगातार करते करते महीने 1.5 महीने के अंदर मेरे अंदर जबरदस्त बदलाव आए। और 2.5-3 महीने जब मैं पूरी तरह से बदल गया, सर आज मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे शादी करने के लिए। अमेजिंग। यस। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं जो लोग ओसीडी से बाहर आए हैं, डिप्रेशन से बाहर आए, फियर से, एंग्जाइटी से बाहर आए। कई ऐसे लोग थे जिम जाने वाले, 6.2 हाइट मॉडल्स, कुछ गलत हुआ, पैनिक अटैक आते थे, कमरे में कोने में बैठे रहते थे। ऐसी पर्सनालिटी देखो तो किसी से ना डरे, लेकिन पैनिक अटैक आते थे तो खुद से ही घबराते थे। वो बाहर आए। हेलुसिनेशन के केसेस हैं, लोगों ने एडिक्शन क्योर किए, 20-20 साल पुरानी सिगरेट छोड़ी है। ड्रग्स के केसेस हमने सॉल्व किए। काफी यंगस्टर्स जो ड्रग्स के केसेस के लिए आते हैं। तो बहुत सारी, मतलब आपके पास तो पूरी केस हिस्ट्री होगी ऐसे। यस। अभी एक रिसेंट में एक बच्चे को हमने क्योर किया, 10 साल का बच्चा था। किस वो चीज एक्चुअली से? लिख नहीं पाता था, और उसका ऐसा इश्यू था कि उसका ब्रेन हैंड का क्या होता था, जब वो बोर्ड में दिखता था, नीचे लिखने जाता था, तब तक भूल जाता था, ओह। लिख ही नहीं पाता था, तो मिस्टेक करता था। तो पेरेंट्स ने उसकी हालत देखकर स्कूल से परमिशन ले ली थी कि इसे होमवर्क नहीं करेगा ये। स्कूल ने भी ऑब्जर्व किया कि इसके साथ ये इश्यू है। वो उसके एक्चुअली पापा मेरे पास सेशन लेने आए थे।
तो उन्होंने कहा सर मेरा बच्चा आप देखो इसको ये इश्यू है, और हमने 10 मिनट में उसके ऊपर वर्क किया। विद इन 10 मिनट उस बच्चे ने पूरी तरह से लिखना शुरू कर दिया। अगर आप कहोगे तो मैं उसको कुछ वीडियोस 10 मिनट के सेशन में 10 मिनट के अंदर अंदर के सेशन में उस बच्चे ने लिखना शुरू कर दिया सुपर फास्ट। वंडरफुल, चलिए इट्स सो, लिखो लिखो फटाफट लिखो, फास्ट फास्ट फास्ट, एकदम फास्ट। 1 से 3 की काउंटिंग में ध्रुव सुपर फास्ट लिखेगा, एकदम सुपर फास्ट याद रखिएगा। 1 2 3, एकदम सुपर फास्ट। ध्रुव की स्पीड और बढ़ती चली जा रही है। और फास्ट, वाओ वंडरफुल। सो दिस इज द लाइन। और ये ध्रुव ने पहले लिखने की कोशिश कर रहा था तो स्पेलिंग कुछ भी वो याद नहीं कर पा रहा था, बार बार मिटा रहा था। अब इसने ध्रुव ने पूरा का पूरा लिखा है बगैर स्पेलिंग मिस्टेक के। इट्स रियली रियली वंडरफुल, वेरी नाइस। तो 10 साल का बच्चा था, पहली बार उसने, माँ बाप खुश हो गए, इसने फटाफट लिखा कैसे? सर आपसे तो डर लग रहा है मुझे बात करके। नहीं विराट, इट्स द पावर ऑफ योर माइंड ओनली। हर इंसान के पास इतने पावर है। आपने मुझे तो हिप्नोटाइज नहीं कर लिया बात करते करते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा हिप्नोसिस कराता हूँ जी। राइट नाउ, ठीक है? सो तुम भी उसको एक्सपीरियंस करोगे कि कितना इजी माइंड टू बॉडी को कंट्रोल करना। जी हमारी बॉडी कंट्रोल में नहीं है, अरे बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। तो अपने फीट फ्लैट ऑन अ फ्लोर, इन सब सामान को एक बार ऐसे साइड में रखो, अपने कुर्सी के साइड पे रख दो बस। हाँ बस, दैट्स ओके। अब जब मैं कहूंगा तुम दोनों हाथ ऐसे करोगे, ठीक है? नाउ दिस इज हाउ विल अंडरस्टैंड बॉडी का कंट्रोल। माइंड से हम बॉडी के पार्ट्स को कैसे कंट्रोल करें। जब ऐसे करूंगा तो हाथों को क्लैप्स करोगे टाइटली, ठीक है? टाइटली क्लैप्स करके स्क्वीज करोगे टाइटली। फिर फेस के पास लाओगे और अपने हाथों को देखोगे और दोनों फिंगर्स को खोलोगे और दोनों फिंगर्स के खोल के बीच में देखते हुए इमेजिन करोगे कि दोनों फिंगर्स बहुत पावरफुल मैग्नेट्स है और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होती जा रही है। मैं तुम्हें एक अमेजिंग एक्सपीरियंस दूंगा बॉडी माइंड कंट्रोल का। क्लैप्स योर हैंड, स्क्वीज देम टाइटली, टाइटली स्क्वीज करो, फेस के पास लाओ, टाइटली स्क्वीज करो, अपने हाथों की तरफ देखो और अपने दोनों इंडेक्स फिंगर को खोलो और इमेजिन करो इंडेक्स फिंगर्स के बीच में देखते हुए कि आपके दोनों फिंगर्स बहुत पावरफुल मैग्नेट्स और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते चले जा रही हैं। एंड दे आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर लाइक दिस। यस दैट्स राइट। जैसे ही आपके फिंगर्स एक दूसरे को टच करेगी वो चिपकती चली जाएगी, इतनी चिपक जाएगी कि जैसे वो दोनों फिंगर एक ही हिस्सा है। इमेजिन कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल गम लगा दिया गया फिंगर्स पे, जो दुनिया का सबसे अल्टीमेट, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल गम है, जिसकी वजह से आपके फिंगर्स चिपक चुकी है। 3 की काउंटिंग तक वो गम पूरी तरह से सूख जाएगा और उसके बाद आप इन फिंगर्स को अलग नहीं कर पाएंगे। इमेजिन दैट कि जितना अलग करने की कोशिश करेंगे उतना 10 टाइम ज्यादा ऑपोजिट फोर्स आप इसमें महसूस करेंगे। 1, इमेजिन कि जैसे फिंगर्स और चिपकती जा रही है, सारी चमड़ी एक दूसरे से चिपक चुकी है, हड्डियां एक दूसरे में मिक्स हो चुकी है, पूरी तरह से फिंगर्स चिपक रही है। 2, वो पूरा का पूरा वैक्स जो है वो सूख चुका है, फिंगर्स आर फुल्ली स्टक नाउ। 3 की काउंटिंग के बाद आप फिंगर्स को अलग नहीं कर पाएंगे। 1 2 3, फिंगर्स आर फुल्ली स्टक नाउ। फिंगर को अलग करने की कोशिश करो, पाओगे कि 10 टाइम ज्यादा ऑपोजिट फोर्स फिंगर्स को चिपका रहा। और जितनी हार्डर ट्राई करोगे अलग करने की, उतना ज्यादा फिंगर्स चिपकती जाएगी और चिपकती जा रही और चिपकती जा रही है। और अब मैं जैसे ही बोलूंगा वर्ड रिलीज, इमीडिएटली फिंगर्स रिलीज होगी। रिलीज, वाह। What happened? Now it's released, fully released, Virat. So what happened? सर मैंने नहीं चिपकाई है, अपने आप चिपक गई है। Yes. That's the power of your mind and hypnosis. It's so easy to control your own body. बॉडी के कोई पार्ट्स को भी कंट्रोल करना आसान है। इतना मतलब आपने तो आई थिंक 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे। Yes, this is the power of hypnosis. दिस इज अनबिलीवेबल। This you have experienced. और आप 18 साल से ये कर रहे हैं सर। बिल्कुल। कितने लोगों की जिंदगी आपने सुधारी होगी, कई लाखों ठीक करी students- होंगी सर। Yes, yes, yes. कई सारे लोग हैं। Again, it's not about me. It's not about anything else. It's about the science of hypnosis. बट इसको सीखने में और सही से करने में भी दैट क्या कहते हैं उसे, कि बहुत लोग इस विद्या को सही से भी यूज नहीं करते, गलत चीज के लिए भी यूज करते हैं। मैं कहूँगा नहीं, hypnosis से कोई नेगेटिव यूज पॉसिबल नहीं है। नहीं है। नहीं है। आप कुछ इससे भी- या तो लोगों को कुछ पॉजिटिव दे सकते हो या तो नहीं दे सकते, बट कुछ नेगेटिव कुछ भी डालना पॉसिबल नहीं है। नहीं। मयंक सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द कुछ भी शो। हम्म, और मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि हम्म। आपने जो लाइव डेमो दिखाया
मुस्कान पे, और अभी मैंने 2 मिनट पहले ही देखा था. इट वाज अमेजिंग सर. एंड आप कितने लोगों की लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. मतलब इट्स नॉट मी अगेन, इट्स अबाउट हिप्नोसिस. यू आर हिप्नोसिस डूइंग बदल रहा है लोगों यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द कुछ भी शो. थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you, कॉलिंग मी हियर. थैंक यू इट वाज सर. अ रियली नाइस एक्सपीरियंस विद यू. थैंक यू सर. थैंक यू.